today we are going to start new chapter, that is thermodynamics, chapter number 6. Okay, first of all its importance. Thermodynamics important क्यों है? आपको वैसे इस चैप्टर के दौरान ऐसा लगेगा कि बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन आ रहा है। ओके, कि बहुत सारे डेरिवेशंस आ रही हैं, नई नई टर्म्स आएंगी, पर उससे पहले अगर मैं आपको इसकी एक इम्पोर्टेंस छोटी सी बता दूं, तो फिर आपको वो जो चीजें हैं उनको लर्न करने की ताकत मिलेगी, ऐसे बोल लो। ठीक है, अगर मैं बोलूं लेट अस से कि आप कोई नया रिएक्शन करवाने जा रहे हो, लेट अस से कोई सब्सटेंस ए है, उसका आज तक कोई रिएक्शन स्टडी नहीं किया गया। ओके, क्लियर? ए सब्सटेंस है, आपको आपका थ्योरेटिकल प्रूफ आपको लगता है कि ए से बी बनेगा। ओके, आपने ये देखना है कि एक्चुअल में ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ओके, तो एक तो तरीका है कि इस रिएक्शन को करवा ही लो तो पता लग जाएगा, बट उसके लिए कॉस्ट आएगी। आपकी क्या कॉस्ट आएगी? आपको ए खरीदना पड़ेगा, उसके लिए देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी रिएक्शन कंडीशनें लगा के देखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन कंडीशन पे ये रिएक्शन करवाएगा और बी बनाएगा। हो सकता है ना भी बनाए, ये रिएक्शन होता ही ना हो। ओके, क्योंकि रियलिटी में आज तक तो किसी ने करके देखा ही नहीं है। और दूसरा क्या तरीका होता है? दूसरा तरीका है थर्मोडायनेमिक्स। आप रिएक्टेंट, जो आपका रिएक्टेंट है, उसके लिए कुछ एक क्वांटिटीज होंगी, जैसे एंथैल्पी होगी, एंट्रोपी हो गई, ऐसी कुछ क्वांटिटीज आएंगी जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, जो आज तक आपने पढ़ी नहीं है 10th लेवल पे। ठीक है, वैसे ही बी के लिए भी एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, और कई सारी होती हैं, गिव्स फ्री एनर्जी, जी हो गया, ये वो। ठीक है, ये क्वांटिटीज आज तक आपने पढ़ी नहीं है। ओके, अगर हम रिएक्टेंट की इन क्वांटिटीज और प्रोडक्ट की इन क्वांटिटीज को स्टडी कर लें और कुछ एक कैलकुलेशन कर लें, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी करनी है, वो तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं, तो आप थ्योरेटिकली ही पता लगा सकते हो कि आपका ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, कि हो सकता है कि नहीं होता, हो सकता है, मतलब आपको खर्चा बच गया, आपका पैसे बच गए ना। ठीक है, तो बस वहां पे काम आती है थर्मोडायनेमिक्स। ये आपको पता लगाना है कि कोई रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आप थ्योरेटिकली ही पता लगा सकते हो बाय यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में कुछ क्वांटिटीज आएंगी, उन क्वांटिटीज को सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही उनको यूज कर पाओगे, पहले उन क्वांटिटीज के बारे में पढ़ोगे आप। और वो सारा काम आज हम किस में करेंगे? वी विल डू दैट इन दी थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो इसमें बहुत कुछ नया आएगा, तो घबराना नहीं है। ठीक है, इसका यूजिंग कहाँ पे है मैंने अभी आपको बता दिया, और यूजेस भी हैं, वो भी बताते हैं आगे। ठीक है, चलो सबसे पहले डेफिनेशन। ब्रांच ऑफ साइंस वैसे तो इंडिकेट ही हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर वगैरह से डील करना। डायनेमिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक्स? एक होती है काइनेटिक्स, एक होती है डायनेमिक। किसी को मतलब पता है डायनेमिक का? फिजिक्स में पढ़ा हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक्स? डायनामिक्स का मतलब होता है जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसका कुछ मोशन हो रहा है, उसको जब हम स्टडी करेंगे, मतलब जो फोर्स लगी है उसकी वजह से जो मोशन आया, उसको जब आप स्टडी कर रहे होते हो, उसको बोलते हैं डायनामिक्स। तो टेम्परेचर एंड डायनामिक्स, इसका रिलेशन है। ओके, इसका रिलेशन और कैसे कैसे वेरिएशन आएगी, उन सभी फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जैसे कौन कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है? साउंड हो गया आपके पास, साउंड है, लाइट है, दीज हीट है, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ना। इनके बीच में आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होती है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? ओके, इनको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में। और टेम्परेचर का किसी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको आप पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, और इसमें आपके पास थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली 4 लॉज हैं। आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ये चारों के चारों जो लॉज हैं, the laws have been arrived at purely on the basis of human experience। ये सारा जो ह्यूमन एक्सपीरियंस में किया गया है, उनके बेसिस पे लॉ ड्राइव किए गए हैं। ओके, देयर इज नो थ्योरेटिकल प्रूफ फॉर एनी ऑफ दीज लॉज। इनके लिए कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं था। ओके, इन सभी लॉज को ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बेस पे
ड्राइव किया गया है, क्योंकि आज तक इनकी कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिली ही नहीं है। जिस दिन मिल जाएगी, वैसे नहीं मिलेगी, और जिस दिन मिल जाएगी उस दिन वो लॉ फेल हो जाएगा। ओके, क्लियर। जैसे थ्योरेटिकल प्रूफ का क्या मतलब हुआ, जैसे आपने फिजिक्स में हम क्या करते हैं, एक डेरिवेशन होती है, उसका रिजल्ट देख लिया, उस डेरिवेशन के रिजल्ट से आप नई थ्योरी भी बना सकते हो, नई थ्योरी ड्राइव कर देते हो। ओके, ऐसे होता है ना, क्लियर। बट थर्मोडायनेमिक्स के केस में जो इसके चार लॉज हैं, उनमें से कोई भी लॉ जो है उसका थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है। इन सभी लॉज को ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बेस पे जो ऑब्जर्व किया गया है, उन्हीं को लॉ बनाया गया है, और उस लॉ का अभी तक कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिला ही नहीं है। इट मीन्स जिस दिन तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाए, लॉ वही होता है जिसकी अभी तक कॉन्ट्राडिक्शन ना मिली हो। जिसकी कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाए, इट मीन्स वो फिर लॉ फेल हो जाता है। ओके, उसी को बोलते हैं लॉज। ओके, जैसे अगर हम बात करें इंडिया में क्या है, इंडिया में हिंदुओं के लिए दो मैरिजेस अलाउड नहीं है, तो वो लॉ है। ओके, क्लियर, कि दो एट अ टाइम, एक ही टाइम पे दो मैरिजेस अलाउड नहीं है, लॉ है। मतलब ये थोड़ी ना, कई देश कई कंट्रीज ऐसे भी है उनमें लॉ ये नहीं है। ओके, बट इंडिया में ये लॉ जो है, लीगली आप दो मैरिजेस नहीं कर सकते। ओके, क्लियर। वो ऐसे उसको बोलते हैं लॉ, कि जिसकी अभी तक कॉन्ट्राडिक्शन ना मिली, तो उसको एज इट इज ओबे करना पड़ेगा आपको। दैट इज कॉल्ड एज द लॉ। ओके, अब थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस, जैसे मैंने पहले बताया, हेल्प्स टू प्रिडिक्ट वेदर एनी गिवन केमिकल रिएक्शन कैन अकर और नॉट। आपको थ्योरेटिक, आपको इसके रिजल्ट जो आपके इक्वेशन पढ़ोगे आप इसमें, इन इक्वेशंस को देख के पता लग जाएगा, उनका यूज करके ही आपको पता लग जाएगा कि केमिकल रिएक्शन जो होगा, जिसकी बात कर रहे हो, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। हेल्प्स टू प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बिफोर द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। कई बार रिएक्शन ऐसे भी होते हैं, जैसे ए इज कन्वर्टिंग टू बी, जरूरी नहीं ऐसा होता है कि 100% ए जो है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं होगा बी में। 70% ए कन्वर्ट होगा बी में, बाकी 30% एज इट इज रह जाएगा। ओके, क्लियर। और इस तरह के रिएक्शंस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। क्लियर। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है, ये आपकी ये भी हेल्प करती है कि आपको बता देती है कि रिएक्शन जो है, इक्विलिब्रियम से आने से इक्विलिब्रियम स्टेट में आने से पहले कितना रिएक्शन जो है वो होगा, कि 70% रिएक्शन होगा, 30% रिएक्शन नहीं होगा। ओके, ये भी आप थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से पता लगा सकते हो। इट हेल्प्स टू रिड्यूस सम इम्पोर्टेंट लॉस, लाइक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये अभी आप आने वाला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है ये। ठीक है, जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉज हैं, उनको भी ड्राइव करने के लिए कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया गया है, थर्मोडायनेमिक के इक्वेशंस का यूज किया गया है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब वो क्या क्या लिमिटेशंस हैं थर्मोडायनेमिक की? सबसे पहला, इट डज नॉट टेल अबाउट रेट ऑफ प्रोसेस, इट कैन ओनली प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी। मतलब आपको ये तो बता देगा ए टू बी रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, जैसे इसने बोल दिया हो सकता है। ओके, जैसे अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अभी आप आगे पढ़ोगे वैसे, पर पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो डायमंड है, वी नो दैट डायमंड इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड कैन बी कन्वर्टेड टू द ग्रेफाइट। ओहो, आई थिंक मैं उल्टा बोल गया, मतलब ग्रेफाइट कैन बी कन्वर्टेड टू द डायमंड। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेफाइट को थर्मोडायनेमिक्स में बदला जा सकता है। ओके, और रियलिटी में भी बदला जा सकता है। आपको पता है डायमंड कैसे बना है? कार्बन से बना है, कोयले से बना डायमंड। ओके, बट एक्चुअल में ये रिएक्शन इतनी ज्यादा स्लो होती है, इतनी ज्यादा स्लो होती है कि इसको अक्कर होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। यू नो दैट, कि कोयला बनने में कितना टाइम लगा है। ओके, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको बनने में कितना टाइम लगा है। तो वही बात है, इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन हो तो जाएगी, ग्रेफाइट से डायमंड बनाना पॉसिबल है। ओके, इसकी कैलकुलेशन से आप करके देखोगे कि हाँ भाई, ग्रेफाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं डायमंड में कि नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं। ओके, फिर और होता भी है, बट बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, कि हमारी पीढ़ियां बीत जाएंगी तब जाके वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, इट मींस ये हमें रेट के बारे में नहीं बताता कि स्पीड क्या होगी प्रोसेस की, ये सिर्फ बताता है कि होगा कि नहीं होगा। इट इज नॉट टेलिंग अबाउट रेट। ओके, ना आप पता लगा सकते हो इससे। इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन होगा कैसे? जैसे मान लो, कई बार क्या होता है, लेट अस से कि कोई रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, बट ए से बी बनने से पहले वो कुछ सी बनता है, उसके बाद वो सी कन्वर्ट होकर बी बनता है।
मतलब ये पाथवे होता है कि ए से पहले सी बनेगा फिर सी से बी बनता है। वो बात अलग है कि जो सी है वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो कन्वर्ट होकर बी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या लगता है सी नहीं बना। ठीक है, मतलब मैकेनिज्म क्या होता है कि एक्चुअल में क्या कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है रिएक्शन में। तो ये भी आपको मैकेनिज्म के बारे में भी कुछ नहीं बताता, ये सिर्फ आपको बताता है कि ए था उससे बी बना। ये नहीं बताएगा कि इंटरमीडिएट में सी भी बना था डी भी बना था। ठीक है, क्लियर। बट एक्चुअल में पाथवे आपको पता होना चाहिए ना कि ए से पहले सी बनता है फिर सी से डी बनता है फिर डी से जाके बी बनता है। आपको तो बस एंड प्रोडक्ट स्टार्टिंग प्रोडक्ट दिख रहा है और एंड प्रोडक्ट दिख रहा है। ओके, तो ये मैकेनिज्म के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि कौन सा पाथ फॉलो होगा कौन सा नहीं होगा। थर्ड, it does not tell anything about the individual atoms and molecules. It deal with the properties like temperature, pressure, etc. of the matter in the bulk. ये इंडिविजुअल एटम के साथ डील नहीं करता। मतलब एक सिंगल एटम लिया आपने और उसके ऊपर थर्मोडायनेमिक्स लगानी शुरू कर दी, नो। ये एक ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर डील करता है। मतलब आपको जो थर्मोडायनेमिक्स है वो एक ग्रुप, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ मैटर पे लगता है, इंडिविजुअल एटम्स पे नहीं लगेगी थर्मोडायनेमिक्स। ओके, क्लियर। तो इसलिए ये इंडिविजुअल एटम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता आपको। ये सिर्फ आपको बल्क की प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कि बल्क में वो मैटर कैसा बिहेव करेगा, ऑन दी होल वो मैटर कैसा बिहेव करेगा। ओके, ये कुछ कुछ एक इसकी लिमिटेशंस हैं। ओके, बट इंपॉर्टेंसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि आपको रिएक्शन को बिना करवाए पता लग जा रहा है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम आने से पहले कितना रिएक्शन हो जाएगा कितना नहीं होगा उसको भी बता देगा। और कई सारे इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो इसी से ड्राइव करे गए हैं, थर्मोडायनेमिक्स से। ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स। ओके, बट वही थर्मोडायनेमिक्स नया नया है, अभी अभी आपको इसकी एबीसीडी भी नहीं पता, तो इसकी पहले एबीसीडी सीखोगे ना। ठीक, तो इसकी एबीसीडी में हम शुरू कर रहे हैं कुछ एक कंसेप्ट जो इसके हैं जो आपको आने चाहिए। ओके, कुछ एक डेफिनेशंस जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब उनकी बारी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके, सम बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्म्स इन थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहला, सिस्टम एंड सराउंडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स chosen for thermodynamic consideration called system। मान लो आपने किसी एक, या इस वेसल में कोई रिएक्शन हो रही है उसको स्टडी करना है, उसकी थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हो आप, इसकी थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हो आप। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इट इज कॉल्ड एज द सिस्टम। बार बार थोड़े बोलोगे कि एक वेसल है उसके अंदर गैस है, इतना एक्सप्लेन करने के बजाय आप इसको क्या बोल दोगे? इट इज अ सिस्टम। ओके, और बाकी सारा यूनिवर्स जो बच गया, यूनिवर्स मतलब पूरा, मतलब आप अर्थ की नहीं बात हो रही, बाकी जो भी है that is called as the universe। the remaining portion of the universe excluding the system is called as the surrounding। सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी है यूनिवर्स में वो क्या है? वो सराउंडिंग है आपके लिए। ठीक है, आपका फोकस पूरी तरह से इसके ऊपर है, तो ये सिस्टम, इसको छोड़ के पूरा यूनिवर्स आपके लिए क्या है? सराउंडिंग। मतलब इसमें ये बोला जाता है कि यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब बारी आती है कि टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम्स कितने तरीके के होते हैं? ओके, तीन तरीके के, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। सबसे पहले ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? नाम से इंडिकेट हो रहा है। जैसे मान लो आप पानी को इवेपोरेट कर रहे हो, पानी को आपने एक वेसल में लिया हुआ है, आपको पता है इवेपोरेशन तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो ही जाती है। तो ये जो सारा है जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जो आपका मेन है, आपके लिए ये मेन है, इसको क्या बोलोगे? सिस्टम। और उसके अलावा जो पूरा यूनिवर्स है वो क्या है? सराउंडिंग। ओके, सिमिलरली मान लो आप रिएक्शन करवा रहे हो, ये वाली आपने क्या लिया? H2SO4 में मार्बल का पीस डाला हुआ है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो दिस इज द सिस्टम। ओके, इसको अलावा ये जो छोड़ दिया आपने, दैट इज सराउंडिंग। ओके, अब ओपन सिस्टम क्यों बोलते हैं इसमें? क्योंकि ये ओपन होता है। ओपन मतलब इसके ऊपर ढक्कन नहीं ना लगा हुआ। ओके, और साथ में जो ये वेसल लिया आपने, ये वेसल भी कोई खास इंसुलेटिंग है नहीं,
एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है। जैसे चाय के कप में से अगर कप को टच करो तो वो गर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि चाय के कप से एनर्जी बाहर आ जाती है ना। ओके, और सिमिलरली अंदर भी जा सकती है। क्लियर? अ सिस्टम इज सेड टू बी ओपन सिस्टम इफ इट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर्स एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो अपना मैटर और एनर्जी दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर ले, एक्सचेंज कर सकता हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द ओपन सिस्टम। नेक्स्ट है क्लोज्ड सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ, वॉल्स हो सकता है कि कंडक्टिंग हो सकता है क्या कि होती हैं, वॉल्स कंडक्टिंग होगी, इट मींस जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो सकती है थ्रू दी वॉल्स। बट ऊपर ढक्कन लगा है तो इसकी वजह से क्या होगा, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, मैटर जो है वो अंदर का अंदर ही रहेगा। इफ अ सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग नॉट मैटर, इट इज कॉल्ड एज द क्लोज्ड सिस्टम। ओके, आइसोलेटेड में क्या होगा, ना तो वो मैटर एक्सचेंज कर सकता है ना ही वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। लेट अस से आपने एक थर्मस ली है, उसके अंदर गर्म पानी रख दिया है, तो अब ये वाला पानी ना तो इसकी हीट बाहर आ रही है ना ही इसका मैटर बाहर आ रहा है। इट मींस ये इस पूरे से इसको क्या बोलोगे, इट इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है, टी इन थर्मस फ्लास्क, आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मस फ्लास्क में जब टी पड़ी होती है वो आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल। टी इन स्टील टी पॉट, क्लोज्ड, स्टील टी पॉट में रखी है, उसको बंद करके रखा हुआ है, तो वो कौन सा सिस्टम है, वो क्लोज्ड सिस्टम, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। टी इन ओपन कप, इट इज दिस एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। ओके, उसके बाद अभी तो ये सिस्टम सराउंडिंग पढ़ा, अब थर्ड, स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, जैसे अभी हमने पढ़ लिया सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है? The state of a system means the condition of the system which is described in terms of certain observable properties such as temperature, pressure, volume, etc. ओके, मतलब जब आपके पास एक सिस्टम है, अभी इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, अभी ये सिस्टम कोई रिएक्शन कोई कुछ नहीं शो कर रहा, एक स्टेडी स्टेट पे है। स्टेडी स्टेट पे होने का मतलब क्या है, इसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी सब कुछ कांस्टेंट हो चुका है, और इन कांस्टेंट्स को आप बड़े आराम से मेजर भी कर सकते हो। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे कि अब आपने मान लो आपने बोल दिया कि प्रेशर जो है वो 2 एटमोसफेयर है, टेम्परेचर जो है 200 डिग्री सेल्सियस है। ओके, वॉल्यूम जो है वो 20 ml है, आपने बोल दिया ये। तो जब आपने ये चीजें फिक्स कर दी, इट मीन्स द स्टेट ऑफ सिस्टम इज फिक्स, क्योंकि प्रेशर यही रहेगा, टेम्परेचर यही रहेगा, वॉल्यूम यही रहेगा। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि दिस इज द स्टेट ऑफ सिस्टम, क्योंकि सिस्टम जो है वो इस एटमोसफेयर प्रेशर पे है, इस टेम्परेचर पे है और इस वॉल्यूम पे है। ओके, इफ एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम चेंजेस, अगर इनमें से किसी प्रॉपर्टी में चेंज आता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में से किसी में चेंज आता है, दिस सिस्टम इज सेड टू बी इन डिफरेंट स्टेट, वो किसी और स्टेट में चला जाएगा। ओके, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर प्रेशर चेंज करोगे तो ऑब्वियस है थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा ना इसमें। क्लियर? कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, हो सकता है ज्यादा वेपर बनने शुरू कर दें, हो सकता है कम वेपर बनने शुरू हो जाए। ओके, तब हम क्या बोलेंगे कि अब ये नई स्टेट में चला गया सिस्टम। ओके, क्लियर? पहले कौन सी थी, पहले थी इनिशियल स्टेज, उसके बाद आपने जब प्रेशर चेंज किया, अब जो नई स्टेट आएगी उसको बोलेंगे फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज नहीं, सॉरी, स्टेट। ओके, और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनको चेंज करने से आप स्टेट चेंज कर सकते हो, इसलिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को स्टेट वेरिएबल बोला जाता है। ओके, क्लियर? दोज प्रॉपर्टीज changing any one of which can change state of the system is called as the state variable, कि इनकी वजह से स्टेट वेरी कर सकती है। ओके, a process is said to occur when the state of the system changes, जब सिस्टम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि कुछ ना कुछ हुआ है, कोई ना कोई प्रोसेस हुआ है। ओके, the first and the last state of system is called as the initial state and final state। ये जो शुरू में था, इट इज दिस इनिशियल स्टेट, सेकंड जो है दिस इज द फाइनल स्टेट। उसके बाद है स्टेट फंक्शन। अब ये स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट फंक्शन? ठीक है,
नेम से इंडिकेट हो रहा है स्टेट का फंक्शन। अ फिजिकल क्वांटिटी इज said to be state function if its value depend only upon the state of the system, does not depend upon the path by which this state has been attained। जैसे मान लो आपने क्या किया, ये एक स्टेट में था सिस्टम आपका, आपने प्रेशर चेंज किया, इसको स्टेट 2 में भेज दिया, प्रेशर चेंज करके उसकी स्टेट चेंज हो गई। ओके, तो इस सिस्टम की कौन कौन, जैसे ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आप हर सिस्टम के लिए डिफाइन करते हो। ओके, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है कि सिस्टम पहले इस स्टेट पे था, अब चेंज कर दिया तो इस स्टेट पे आ गया। ठीक है, क्लियर। इसकी एंथैल्पी की वैल्यू पहले थी 1, अब इसकी एंथैल्पी की वैल्यू है 2 थी, खत्म। बस डिपेंड किस पे कर रहा है कि इसकी इनिशियल स्टेट कौन सी थी और इसकी फाइनल स्टेट कौन सी थी। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो एंथैल्पी है, इट इज द स्टेट फंक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बाय विच दिस स्टेट हैज बीन अटेन्ड। ये स्टेट कैसे आई है उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपने इस स्टेट को इस स्टेट में बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस लगाया है, डजंट मैटर, कोई सा भी लगाया हो, मेरे को नहीं मतलब है, मेरे को ये मतलब है कि शुरू में क्या था और बाद में क्या है, बस उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन रूफ ऑफ अ 5 स्टोरीड बिल्डिंग, मान लो 5 स्टोरी बिल्डिंग है कोई। ओके, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। ओके, दिस इज द पर्सन हैज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है हाइट के कारण कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। कितनी वैल्यू होती है, mgh। ओके, जो पर्सन आपका ये रूफ पे खड़ा हुआ है, इसकी जो है कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि जैसे ग्राउंड पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, जब वो छत पे गया 5 स्टोरी बिल्डिंग की, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई। एच क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh ही आएगी, चाहे वो लिफ्ट से गया हो, चाहे वो सीढ़ियां चढ़ के गया हो, ठीक है, चाहे वो हेलीकॉप्टर से लैंड किया हो सीधा ऊपर। ठीक है, इसकी एनर्जी यहाँ पे mgh होनी है, पोटेंशियल एनर्जी तो mgh ही होनी है, चाहे वो जैसे मर्जी आया हो यहाँ पे। मतलब पाथ फॉलो डजंट मैटर, मैटर क्या करता है कि उसकी इनिशियल स्टेट क्या थी, कि पहले उसकी स्टेट की एनर्जी 0 थी पोटेंशियल एनर्जी, अब उसकी कितनी है, mgh। दैट्स इट। ओके, जैसे अभी इसको पढ़ ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 5 स्टोरी बिल्डिंग at a particular height has a fixed value of potential energy irrespective of the fact whether he reached these by stairs or by a lift। Thus the potential energy of the person is a state function। तो potential energy को हम क्या बोलेंगे, state function। On the other hand, work done by the legs, मान लो अब हम ये ढूंढना बैठे हैं कि उसकी टांगों ने कितना वर्क किया, क्योंकि ऑब्वियस है अगर सीढ़ियां चढ़ के गया होगा तो उसकी लातों का जोर ज्यादा लगा है। ओके, उसको उनको ज्यादा काम करना पड़ा है। अगर वो लिफ्ट से गया है फिर तो उसको बिल्कुल ही नहीं काम करना पड़ा, बस वैसा खड़ा हुआ और ऊपर पहुंच गया। ओके, तो वर्क डन बाय द लेग्स ये डिफरेंट है दोनों सिचुएशंस में। ठीक है, जब वो स्टेयर से जा रहा है, हाइट उसने सेम ही अटेन करी है, पहले जमीन पे था, अब वो 5 स्टोरी बिल्डिंग की हाइट पे है, हाइट सेम ही अटेन करी है। बट जब वो स्टेयर से जाता है तो उस टाइम वर्क डन बाय द लेग्स इज ग्रेटर, और जब वो लिफ्ट से जाता है वर्क डन बाय द लेग्स इज स्मॉलर। ओके, इट मींस जो वर्क डन बाय द लेग्स है दैट इज नॉट द स्टेट फंक्शन, दैट इज द पाथ फंक्शन। जो वर्क डन बाय द लेग्स है वो डिपेंड करता है कि पाथ कौन सा फॉलो हो रहा है। ओके, तो वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इंस्टेड इट इज अ पाथ फंक्शन। तो वर्क क्या है, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। ओके, वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ पाथ फंक्शन। क्लियर। तो ये सारा आप एक बार पढ़ लेना, नोट्स में से आपको मैं भेज दूंगा। क्लियर, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपके पास मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये तो टाइप्स है ना, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव दो टाइप की होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम? इफ अ सिस्टम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, मतलब उसमें कई सारे एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो सिस्टम किस तरह के पार्टिकल से बना है, इट इज कॉल्ड एज द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मतलब मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है? जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, क्योंकि हम कलेक्शन की स्टडी कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की नहीं। द वर्ड मैक्रोस्कोपिक implies large quantities. Thermodynamics does not deal with properties of individual atoms and molecules, हमने पहले बोला है, but deal with the matter in the bulk। ठीक है, बल्क में, ज्यादा क्वांटिटी में मैटर की स्टडी करती है ये। Such properties of the macroscopic systems like temperature, pressure, volume, density, melting point, boiling point, etc. are called macroscopic properties। मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? जो एक बड़े बल्क के लिए प्रॉपर्टी आती है। जैसे इंडिविजुअल एटम के लिए टेम्परेचर का क्या मीनिंग है? कुछ भी मीनिंग नहीं है। इंडिविजुअल एटम के लिए प्रेशर का क्या मीनिंग है? कुछ भी मीनिंग नहीं है। वो तो एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का ही होगा ना। ओके, तो वो प्रॉपर्टीज जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए आती हैं उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, और यू कैन से थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी हैं? जैसे आपके पास है टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी क्या है? these all are these all are मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ओके, उसके बाद इनकी फर्दर डिवीजन करी हुई है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, एक्सटेंसिव क्लास प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। what is the meaning of extensive properties? These are those properties which depend upon the quantity of matter contained in the system। मतलब डिपेंड करता है कि इसमें कितने पार्टिकल हैं, कितनी क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल लिए हैं। अगर 100 पार्टिकल लोगे तो इस वाली मैक्रो, जैसे मान लो आपके पास वॉल्यूम है, अगर 100 पार्टिकल लोगे उनका वॉल्यूम कुछ और होगा, और अगर 200 पार्टिकल लोगे उनका वॉल्यूम कुछ और होगा। ओके, मतलब आपके पास डिपेंड कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी ले रहे हो। तो ऐसी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जिनकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर ले रहे हो आप सिस्टम का, कि सिस्टम में कितना क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, दीज ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये डिपेंड करती हैं कि मैटर ज्यादा है कि कम है। ओके, और भी कई क्वांटिटीज आएंगी जब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी क्या हैं? दीज ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप मान लो एक बड़ा सा आयरन का बॉक्स है, ओके, तो इसका वॉल्यूम इतना है। जब आप ये लोगे, अगर इसको हाफ कर दोगे तो वॉल्यूम हाफ हो रहा है। इट मीन्स जो वॉल्यूम है वो क्या है? वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर आप हाफ अमाउंट लोगे आयरन की तो ऑब्वियस वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। ओके, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, जो सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं, ना कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर। कितना अमाउंट है हमें कुछ लेना देना नहीं। जैसे मान लो आपका बड़ा आयरन का ब्लॉक है और छोटा आयरन के दो ब्लॉक हैं, जैसे ये इसको काट के दो बनाए हुए हैं, तो बड़े आयरन का ब्लॉक भी अगर आप, जैसे मान लो इन दोनों को आपने अपने रूम में रखा हुआ है, जो टेम्परेचर इसका होगा वही इसका होगा हाफ का, और वही इस हाफ का होगा, तो टेम्परेचर में तो कोई चेंज नहीं ना आ रहा। तो इट मीन्स टेम्परेचर कितना होगा ब्लॉक्स का वो डिपेंड कर रहा है कि आयरन किससे बना है। जैसे आयरन जो है वो गुड हीट एब्जॉर्बर है, तो ऑब्वियस है ये ज्यादा गर्म होगा। अगर इसकी बजाय आपके पास कोई ऐसा मटेरियल होता है जो कि इंसुलेटर होता है, उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, इस आयरन का टेम्परेचर कुछ और होगा। ओके, इट मीन ये डिपेंड कर रहे हैं, जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करेगा कि इसका मटेरियल कैसा है, जो जिस बॉक्स की बात हो रही है। इस पे डिपेंड नहीं करा गया कि इसमें मटेरियल कितना ज्यादा है, कम हो ज्यादा हो डजंट मैटर। ओके, तो दोज आर कॉल्ड एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में एग्जांपल क्या क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, डिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन। ये सारा जो है, जैसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज एक्स, तब हम ये थोड़ी ना बोलते हैं
कि नहीं, अगर 100 ml वाटर लोगे तो सरफेस टेंशन एक्स आएगी, अगर 200 लोगे तो सरफेस टेंशन की वैल्यू वाई होगी, अगर 300 लोगे तो आपके पास सरफेस टेंशन की वैल्यू जेड हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना कहते हैं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं है, वो डिपेंड करती है कि वाटर है, कि आपके पास अल्कोहल है, कि आपके पास बेंजीन है। वो इस पे डिपेंड करती है कि कौन सा लिक्विड है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स की डिफरेंट डिफरेंट है सरफेस टेंशन की वैल्यू। ओके, तो दीज ऑल आर दी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, बट यहाँ पे भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? आपके पास कुछ ऐसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप इंटेंसिव बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? बाय स्पेसिफाइंग यूनिट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंसर्न। जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हो उसकी पर यूनिट के लिए उसकी वैल्यू को एक्सप्रेस कर दो। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मे बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बाय स्पेसिफाइंग यूनिट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंसर्न। आप क्या कर दो, आप ये बोल दो कि मैं यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, इसका एग्जांपल लेते हैं पहले। जैसे डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होती है? जैसे आपके पास जितनी मर्जी बड़ी बॉडी हो, उसका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास क्या है? मास इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है? ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। बट मास बाय वॉल्यूम, तो क्या होगा? तब आपके पास सब्सटेंस की डेंसिटी आ गई। तब आप चाहे बड़ा ब्लॉक लो उसी मटेरियल का, चाहे छोटा ब्लॉक लो, उसकी डेंसिटी तो वही रहेगी ना। ओके, एक बड़ा आयरन का बॉक्स लो, चाहे एक आयरन की छोटी सी नेल लो, वो दोनों पानी में सिंक कर जाती हैं। क्यों सिंक कर जाती हैं? क्योंकि आयरन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, बट ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है? बनी किससे है? मास से और वॉल्यूम से बनी है ना। इसका फॉर्मूला मास और वॉल्यूम से रिलेटेड है। मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, बट जो इन दोनों की रेशियो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप डेंसिटी को एक तरह से ये भी बोल सकते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं ना डेंसिटी का मतलब। तो उस टाइम क्या होता है, आप पर यूनिट वॉल्यूम के लिए फिक्स कर देते हो कि मैं पर यूनिट के लिए मास बता रहा हूँ। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। ओके, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो इट मीन्स आप किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? बाय स्पेसिफाइंग यूनिट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंसर्न। फॉर एग्जांपल, mass and volume are extensive properties, but density and specific volume, हालांकि specific volume का मतलब भी density होता है। ओके, density and specific volume are intensive property of the substance or the system. Similarly, heat capacity is an extensive property. What is the meaning of heat capacity? कि जैसे मान लो आपके पास ये बड़ी बॉडी है कोई, लेट अस से ये आपका एसी है, तो ये कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा जब आप इसका टेम्परेचर 100 से 110 डिग्री सेल्सियस कर दोगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ हीट कैपेसिटी, इसकी हीट की कैपेसिटी कितनी है। ओके, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि इसका पर यूनिट मास कितनी हीट एब्जॉर्ब करोगे जब आप इसका टेम्परेचर 100 से 110 डिग्री सेल्सियस कर दोगे। अब आपने अमाउंट तो फिक्स कर दिया, पर यूनिट के लिए बात कर रहे हो आप, क्योंकि एसी तो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। ओके, पर जब आपने पर यूनिट मास की बात कर दी कि हाँ भाई पर यूनिट के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो दैट इज कॉल्ड एज दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, जिसमें आपने अमाउंट स्पेसिफाई कर दी है कि मैं पर यूनिट के लिए बात कर रहा हूँ। तो बड़ा सब्सटेंस लोगे तो उसका पर यूनिट ही लेना है, आपने आपने उसका एक यूनिट लेना है, ना कि वो पूरा सब्सटेंस। चाहे छोटा सब्सटेंस लो, उसको भी पर यूनिट के अकॉर्डिंग बोल देना है। ठीक है, तो इट मींस हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज दी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हमें डिस्कस करेंगे वैसे लेटर। ठीक है, इन जनरल वी कैन से दैट रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की रेशियो विल बी इंटेंसिव। एग्जांपल में डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने कर ली। ओके, क्लियर? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव जो है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, जो एक्सटेंसिव है वो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट आपके पास कुछ एक और टर्म्स आएंगी, थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम।
A system is said to be in thermodynamic equilibrium if its macroscopic properties like temperature, pressure do not change with time. मान लो आपका एक सिस्टम है, ना उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना प्रेशर चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है विद टाइम, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सिस्टम है ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। ओके क्लियर? जैसे मान लो आपने गरम गरम चाय ली, ठीक है, क्लियर? तो हुआ क्या, शुरू में वो गर्म चाय ठंडी होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। कितनी देर वो ठंडी होती रहती है? जितनी देर उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब क्या होता है, उसके बाद आपकी जो, ये थोड़ी ना है कि ये ठंडी होती रहेगी, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, नहीं ना। फिर तो क्या होता है, जब सिस्टम और सराउंडिंग एक टेम्परेचर पे आ गए, जैसे अगर सराउंडिंग में 40 डिग्री सेल्सियस है तो इसका भी 40 डिग्री सेल्सियस जब हो गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो कप है ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है विद द सराउंडिंग। ओके, जब टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसे वाली जो प्रॉपर्टीज हैं किसी सिस्टम की वो चेंज नहीं होती विद टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, उसके बाद है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का मतलब होता है किसी सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप कैसे करवा रहे हो उसको, उसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, a thermodynamic process is said to be occur when a system changes from one state to another state। कि वन स्टेट से अनदर स्टेट में कैसे गया, कौन सा प्रोसेस लगाया, दैट इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कौन कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो हम कॉमनली यूज करते हैं, जो हम स्टडी के दौरान पढ़ेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस, नेम से इंडिकेट हो रहा है आइसोथर्मल, मतलब आपका सिस्टम है वो फर्स्ट स्टेट से दूसरे स्टेट में गया बट आपने उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने दिया, मतलब बाकी जो मर्जी प्रेशर की वैल्यू जो मर्जी हो जाए, वॉल्यूम की वैल्यू जो मर्जी हो जाए, दैट डजंट मैटर। ठीक है, मैटर क्या करता है कि आपने टेम्परेचर चेंज होने नहीं दिया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि ये मैंने जो प्रोसेस है ये कैसे करवाया, ये मैंने प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मली करवाया, मतलब मैंने टेम्परेचर चेंज होने नहीं दिया। ओके, बाकी जो मर्जी चेंज हो गया वो मैटर नहीं करता। ठीक है, आप मेरे को आगे बोलोगे कि सर मैंने इस सिस्टम को क्या किया, मैंने इस सिस्टम को आइसोथर्मली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके गया हूँ, मैंने टेम्परेचर चेंज नहीं होने दिया, बाकी एंथैल्पी की वैल्यू जो मर्जी हो जाए, प्रेशर की वैल्यू जो मर्जी हो जाए, वॉल्यूम की वैल्यू जो मर्जी हो जाए, वो तो आपको कंसर्न ही नहीं है, वो जैसे मर्जी होती जाए। सिमिलरली एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? when a process is carried out in such a manner that no heat can flow from the system to the surrounding or vice versa। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में, दिस इज सिस्टम, दिस इज सराउंडिंग, आपने हीट का एक्सचेंज नहीं होने देना, बाकी जो मर्जी होता हो जाए, टेम्परेचर चेंज होता हो जाए, प्रेशर चेंज होता हो जाए, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस आपने क्या करना है, आपने सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का फ्लो रोकना है, ना सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी जाए, हीट। सर आपकी आवाज आनी बंद हो गई है मुझे। तो स्टूडेंट्स, आई वाज सेइंग एडियाबैटिक प्रोसेस, थोड़ा वीडियो में लैग आ गया था। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आपने हीट नहीं फ्लो होने देनी। व्हेन अ प्रोसेस is carried out in such a manner that no heat can flow from the system to surrounding or vice versa। ठीक है, मतलब ना सिस्टम से सराउंडिंग में हीट फ्लो हो, ना सराउंडिंग से सिस्टम में हीट फ्लो हो, मतलब सिस्टम में के अंदर जितनी हीट है उतनी ही रहे, ना उससे ज्यादा होने देनी है ना उससे कम होने देनी है। ठीक है,
तब आप क्या बोलोगे, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड एज द एडियाबैटिक प्रोसेस, व्हेन नो हीट चेंज टेक प्लेस इन द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस। प्रोसेस के दौरान बाकी जो मर्जी चेंज होता हो जाए, आपने हीट नहीं ना अंदर घुसने देनी है सिस्टम के अंदर, ना सिस्टम से बाहर जाने देनी है। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। ये वर्ड आप पहले भी सुन चुके हो, आइसोकोरिक, व्हेन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट। मतलब सिस्टम में ऐसे चेंज करवाना है उसको, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाना है ऐसे कि उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, बाकी जो मर्जी चेंज होता हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज द आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या है, जब प्रेशर चेंज ना होने दिया जाए, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हैं सिस्टम को, बट उसका प्रेशर नहीं चेंज होने दे रहे, दैट इज द मीनिंग ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ अगर बनाओ, और मान लो आपने सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाना है, तो अगर आप आइसोबारिक प्रोसेस करोगे तो क्या होगा, प्रेशर नहीं चेंज होने दोगे, तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा, जब आप 1 to 2 जाओगे। ओके, अगर आप आइसोकोरिक कर रहे हो, वॉल्यूम नहीं चेंज होने दे रहे, तो फर्स्ट स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाएगा, तो उसका हो सकता है प्रेशर डिक्रीज कर जाए, पहले इतना था अब इतना है, बट वॉल्यूम नहीं डिक्रीज, वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, वॉल्यूम की वैल्यू यही रही है, जो पहले थी वही अब। ठीक है, तो आइसोकोरिक के लिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ऐसा आता है, आइसोबारिक के लिए ऐसा आता है, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के लिए ऐसा आएगा। आइसोथर्मल में है ही टेम्परेचर की बात, तो टेम्परेचर नहीं चेंज होने देना, प्रेशर वॉल्यूम जैसे मर्जी चेंज होता रहे, तो उसके लिए कर्व आपको ऐसे देखने को मिलेगी। एडियाबैटिक में आपने हीट नहीं चेंज होने देनी, तो उसके लिए कर्व आपको ऐसे देखने को मिलेगी। ओके, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। जिन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख के करोगे उनको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, जिनको हीट कांस्टेंट रख के करोगे दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, जिनको वॉल्यूम कांस्टेंट रख के करोगे दैट आर आइसोकोरिक प्रोसेस, जिनको प्रेशर कांस्टेंट रख के करोगे दैट आर आइसोबारिक प्रोसेस। तो दिस इज इट विद थर्मोडायनेमिक्स। ओके, नॉट विद थर्मोडायनेमिक्स, मतलब विद टुडेज लेक्चर। ओके, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।